थोड़ा हम लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे, है ना, एक बार थोड़ी सी लिंक बनाने के लिए। लास्ट क्लास में बात की थी बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने ये पढ़ा था अगर कोई वेक्टर है जिसका कोऑर्डिनेट ए कामा बी कामा सी है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ओ ए विच इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, राइट। या फिर इसको सिंपली वेक्टर ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू एन कैप ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड विच इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस किए थे, है ना, और कुछ कंसेप्ट देखे थे कि अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है ना। उसके बाद कुछ हम कंसेप्ट से और बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। नाउ आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम वेक्टर, अपना सेकंड पॉइंट जो था बेटा, सेकंड टॉपिक था एडिशन ऑफ वेक्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में भी दो तरीके एडिशन है बेटा, एक ग्राफिकल है और एक क्या है आपका मैथमेटिकल। तो अगर इसमें हम ग्राफिकल की बात करें, ग्राफिकल वे जो है इसमें फर्स्ट आता है बेटा, ग्राफिकल में फर्स्ट आपका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ। सेकंड है पॉलीगन लॉ, और थर्ड है बेटा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ये आपके जो थ्री हैं कौन कौन है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर में आते हैं जो ग्राफिकल वे में है। उसके बाद आपका एक आता है बेटा ग्राफिकल वे के बाद मैथमेटिकल वे। मैथमेटिकल वे, अगर मैथमेटिकल वे की बात करें तो इसमें आपका बेटा आई जे के कैप वाला कंसेप्ट होता है ना, जो आप सिंपली जानते भी हैं, है ना। तो पहले मैथमेटिकल वे की ही बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल वे में सपोज आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, है ना, a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू हो गया a2i प्लस b2j प्लस c2k, आई जे के फॉर्म में है सपोज, है ना। अब इनको आप ऐड करना चाहते हो तो अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करो तो अब इसमें होता क्या बेटा कि जब वेक्टर को ऐड करते हो तो आई में आई ऐड होता है, जे में जे ऐड होता है, के में के ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा a1 प्लस a2 आई कैप प्लस b1 प्लस b2 जे कैप प्लस c1 प्लस c2 के कैप। अब अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो a माइनस बी करना हुआ तो अगर आप a माइनस बी करना चाहते हैं तो जहाँ पे बेटा प्लस है वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम। आई में से आई सब्ट्रैक्ट होगा, जे में से जे सब्ट्रैक्ट होगा, के में से के सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैथमेटिकल वे जो आपका है ना, जो आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आई जे के फॉर्म में है, वहाँ पे आपको सारी पॉइंट्स आई थिंक क्लियर होंगे। इसमें कोई डाउट पूछो एनीवन? मैथमेटिकल वे क्लियर है बेटा? यस सर। या ओके गुड। अब आते हैं थोड़ा सा ग्राफिकल में। ग्राफिकल में पहले हम बात करेंगे बेटा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ को देखो ध्यान से। जैसे आपके पास सपोज दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ए है ऐसे और कोई दूसरा वेक्टर है बी। वेक्टर बी सपोज ऐसा है ना, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो आपको क्या करना होता है, जरा प्रोसेस समझो। आपको क्या करना होगा बेटा, पहले आप किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लो। सपोज आपने वेक्टर ए को आपने रिप्रेजेंट कर लिया, दिस इज माय वेक्टर ए, है ना। वेक्टर ए को आपने बना लिया। इसको लाइन जो इसका डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा इलांगेट कर लो, आगे इंक्रीज कर लो। अगर ये एंगल थीटा है, वेक्टर बी जो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ से थीटा एंगल पर एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लो। वहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। इस थीटा एंगल पे जो आपने स्केलिंग के थ्रू लेंथ आपका बी का है,
आप वहाँ पे जैसे यहाँ पे वेक्टर ए को ड्रॉ किया, यहाँ पे सिमिलर उसी वे में वेक्टर बी को आप ड्रॉ कर लो। सपोज दिस इज योर वेक्टर बी इन दिस डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, फाइनली आप वेक्टर ए के टेल को और वेक्टर बी के हेड को मिलाने हैं। आप बिल्कुल इस तरह से मिला देंगे। दिस इज योर वेक्टर सी, आपका वेक्टर सी आ गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा सी। ठीक है, और यहाँ से आप कैसे मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे देख लो लेंथ इनका कितना है, ए का लेंथ कितना है, बी का लेंथ कितना है, प्रोटेक्टर से सी का लेंथ मेजर कर लोगे। उसके बाद ये एंगल बोल दोगे अल्फा। अल्फा क्या है, दिस इज एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, है ना। अब ऐसे अगर आप कंसेप्चुअली इसको समझो तो थोड़ा कम समझ में आता है, बट थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे सपोज आपके पास दो वेक्टर है जिनको ऐड करना है। आपको बोला गया एक वेक्टर ए है वो 10 न्यूटन का फोर्स है, एक वेक्टर बी है वो 20 न्यूटन का फोर्स है ना। या फिर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं ना, ऐसा रिजल्ट लेते तो आपको पता होगा। एक सेकंड बेटा। ओके, एक वेक्टर ले लेते हैं, है ना, 8 न्यूटन का है, एक वेक्टर है 6 न्यूटन का। दो वेक्टर आपके पास है और इनके बीच में जो थीटा एंगल है कितना है, 90 डिग्री। सपोज एंगल आपने 90 डिग्री ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको आपको ऐड करना है बाई ट्रायंगल लॉ। तो आपको क्या करना होगा, पहला काम जो करना होता है बेटा स्केलिंग करना होगा। आपको पहले आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। स्केल का मतलब क्या हो गया, स्केल का मतलब जैसे आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है वेक्टर को, उस तरह से आपको यहाँ पे भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। सपोज आप स्केल ले लेते हो कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वेक्टर ए आपका कितना न्यूटन है, 8 न्यूटन, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। और वेक्टर बी जो आपका है कितना न्यूटन है, 6 न्यूटन, एंड दैट विल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वेक्टर ए 4 सेंटीमीटर, वेक्टर बी 3 सेंटीमीटर। अब इसके लेने के बाद अगेन आप क्या करेंगे, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले सपोज आपने क्या ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया। तो वेक्टर ए को आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। सपोज दिस इज योर वेक्टर ए, आपका वेक्टर ए आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया। जो वेक्टर ए आपने ड्रॉ किया है इसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो वेक्टर ए आपका जो है बेटा इसका जो लेंथ होना चाहिए दैट लेंथ मस्ट बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो आपका ये वेक्टर ए का लेंथ है ये कितना है, दिस इज 4 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। अब इसका जो डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन इसका ये इसका डायरेक्शन है। यहाँ से 90 डिग्री है तो मतलब यहाँ से आपको 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ से आपको 90 डिग्री पे एक आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी, है ना, जो परपेंडिकुलर अपवर्ड से जाएगी 90 डिग्री पर। अब इस लाइन के लॉन्ग आपकी कौन सी होगी, वेक्टर बी होगी। बी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, वेक्टर बी को प्लॉट करेंगे विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लाइन। चलो वेक्टर बी को आप प्लॉट करो। वेक्टर बी इज आपका इस लाइन के लॉन्ग है कितना है बेटा, दैट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है आपको दिख रही है ये आपकी 3 सेंटीमीटर की लेंथ है जो वेक्टर बी की है। अब आपको क्या करना है, जो इनिशियल पॉइंट है ए का और जो फाइनल पॉइंट है, जब इनको ऐड करेंगे तो आपका वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब आप रिजल्टेंट वेक्टर देखो आपका ये हो जाएगा, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। मान लो आपका रिजल्टेंट वेक्टर सी है या आर ले लो, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर आप आर ले लो, आर से रिप्रेजेंट कर लो। रिजल्टेंट वेक्टर बेटा यहाँ पे हो जाएगा कितना, आर। तो यहाँ पे आर जो हो जाएगा, अब देख बेटा आर की आंसर, आप आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे, आप आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 2 फोर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर न्यूटन में ही आएगा। तो आप सपोज आप मेजर करेंगे ये लेंथ, आप जब ये लेंथ मेजर करेंगे तो सपोज ये लेंथ आपका जो आ रहा है, ये लेंथ कुछ आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है। सपोज ये जो लेंथ आप मेजर करेंगे स्केल से अपने मेजर करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो एक तो वो लेंथ मेजर करेंगे और एक प्रोटेक्टर से आप ये वाला एंगल अल्फा भी मेजर करेंगे, जैसे यहाँ पे अल्फा आपने मेजर किया था। 2 आप एंगल मेजर करेंगे तो आप बोलेंगे आर कितना है, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो न्यूटन में आएगा बेटा। तो क्या कितना न्यूटन हो जाएगा, आर सेंटीमीटर आ गया तो उसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लो। तो 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन।
आर सेंटीमीटर कितना हो गया 2r न्यूटन। तो आपका जो फोर्स हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, आपका जो भी लेंथ आएगा उसका 2 टाइम्स 2r न्यूटन हो गया। ये आपने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये समझ में आ गया आपको? आर यू गेटिंग दिस? हाउ यू कैलकुलेट दिस मैग्नीट्यूड? यस सर। बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू न्यूटन, तो आर सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 2r न्यूटन। तो 2r न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आप बोलोगे रिजल्टेंट, बोलोगे इतने मैग्नीट्यूड का आपका रिजल्टेंट है ना। और जब इसको सॉल्व करोगे ना आप देखोगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आएगा तो 5 इंटू 2 दैट इज कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आएगा। अगर आप एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर लेकर के आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर आएगा और उसका आंसर कितना आएगा 10 न्यूटन आएगा, है ना। आप करके देख लीजिएगा एक बार, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगा बेटा? देख, अगर डायरेक्शन की तो बात करेगा तो डायरेक्शन तेरा ए के एंगल जो आपका वेक्टर ए इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है, तो डायरेक्शन तू इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में अल्फा एंगल है, मतलब जो अल्फा एंगल मेरा आया है वो वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव रिप्रेजेंट करोगे आप, है ना, किसी वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, गॉट द पॉइंट? तो आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, इसमें कोई डाउट है पूछो। ट्रायंगल लॉ में कोई डाउट है पूछो किसी को भी। एनीवन? इज देयर एनी प्रॉब्लम ट्रायंगल लॉ? और ये एक्चुअली अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, कोई आपको थोड़ी और डिटेल में बात करनी है। लेकिन अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी मोर क्वेश्चन इन दिस। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। एनीवन टेल मी? नो प्रॉब्लम? नो सर। या ओके, गुड। सो लेट्स गो फॉर द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सी polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. देखो पॉलीगन लॉ भी बेटा बिल्कुल उसी तरीके से है ना, बिल्कुल उसी तरीके जैसा आपने ट्रायंगल है। उसमें थोड़ा आपको पास उसमें ट्रायंगल लॉ का जो लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है कि इसमें हम सिर्फ 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और फाइनली ट्रायंगल बनता है ना, इसलिए इसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। तो इसका जो लिमिटेशन, दिस इज ओनली फॉर 2 वेक्टर, ओनली फॉर 2 वेक्टर। ये सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल। अगर 2 वेक्टर से ज़्यादा रहेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर ये यूजफुल नहीं होगा, राइट। सो उस केस में हम क्या करेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ढेर सारे वेक्टर्स आएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सपोज आपके पास जो वेक्टर है, जो भी आपको दिया गया सिचुएशन रहेगा, पहले उनको आप एक एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे। एक्सिस मतलब एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे। तो मैं रिप्रेजेंट करके ही आपको आंसर कर रहा हूँ। सपोज आपके पास कुछ वेक्टर्स हो गए ऐसे, या आपकी एक्स एक्सिस हो गई या आपकी वाई एक्सिस हो गई, कुछ वेक्टर्स है। सपोज इसमें आपका पहला वेक्टर जो है, पहला वेक्टर है ए, इधर है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, और यहाँ पे एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा बना रहा है ना, थीटा 1 बना रहा है। दूसरा वेक्टर है आपका बेटा, सपोज यहाँ पे है वेक्टर बी, है ना। ये मान लेते हैं ए और बी के बीच में एंगल थीटा 2 है। उसके बाद एक वेक्टर है, वो एंगल ऐसे बना रहा है सी, यहाँ पे सपोज ये एंगल कितना है थीटा 3 है। उसके बाद कोई और किधर भी ले लो, है ना। मैं इन जनरल 4 क्वाड्रेंट में, सारे क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ, बट डिपेंड करता है जिसमें होगा आप उसी में लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सपोज ये वेक्टर कोई ऐसा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा 1 थीटा 2, मान ली थीटा 3 थीटा 4 एंगल है, कुछ भी एंगल हो सकता है। इन जनरल मैं रैंडम ले रहा हूँ। सपोज आपके पास 4 वेक्टर हैं ए बी सी डी, इस तरीके से हैं। तो आपको क्या करना है, बाई वेक्टर शिफ्टिंग मेथड, है ना, बाई वर्टिकल शिफ्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, आप क्या करेंगे, सारे वेक्टर के टेल को आप कहाँ पे लाएंगे, ओरिजिन पे लाएंगे। ओरिजिन पे लाके आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन के बाद आप क्या करेंगे, हर वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट करेंगे और जो एंगल होंगे वो आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, पहले आप वेक्टर ए है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। जरूरी नहीं है कि सी यहाँ पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो ये मेरा वेक्टर क्या है, ये मेरा वेक्टर है डी और ये मेरा वेक्टर है सी। तो जरूरी नहीं कि डी है वेक्टर सी यहाँ पे हो सकता है, जरूरी नहीं है, है ना। तो आप मान लो इस तरह से अरेंजमेंट है।
तो आप क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, जितने भी वेक्टर्स रहेंगे उन वेक्टर्स के टेल को पहले ओरिजिन पे लाएंगे, पहला काम है ना। दूसरा काम क्या करना है आपको कि जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, और वो एंगल है ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। मतलब पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपका पहला वेक्टर ए हो गया, ठीक है, तो ए से जो बी है, जो जस्ट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो पहला वेक्टर है उनके बीच में एंगल थीटा 2 हो गया। फिर बी से सी के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, बी से डी के बीच का एंगल थीटा 3, फिर डी से सी के बीच का एंगल थीटा 4। तो एंगल जो है बिटवीन द वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं आपको, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में नहीं, बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पे जो एंगल्स हैं, ऑल द एंगल्स शुड बी बिटवीन द वेक्टर्स। तो नोट करके पहले कुछ पॉइंट हम लिख लेंगे। पहला पॉइंट है ना, बाई शिफ्टिंग मेथड, बाई शिफ्टिंग मेथड मतलब वर्टिकल शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। बाई शिफ्टिंग मेथड, शिफ्ट टेल ऑफ ऑल द वेक्टर एट ओरिजिन। पहले आप शिफ्टिंग मेथड से सारे वेक्टर्स के टेल को ओरिजिन पे लाओगे। दूसरा, कैलकुलेट द एंगल between the vectors in anti-clockwise sense, है ना। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रहेंगे, ठीक है। आगे समझ बेटा, आपका दूसरा हो गया, पहला सेफ्टी मेथड से कर लिया, दूसरा आपने एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चल देख क्या करना है। देखो, इतना करने के बाद है ना, शिफ्टिंग मेथड से कर लिया, एंगल कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब स्केलिंग लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एक स्केलिंग करेंगे, तीसरा स्केलिंग करेंगे। मतलब स्केलिंग करके सारे वेक्टर्स को सेंटीमीटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए ना। जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 सेंटीमीटर मान लो आ गया, वेक्टर बी इज इक्वल टू x2 सेंटीमीटर, या मान लो सिंपली ABC फॉर्म में हम कर देते हैं ना, ABC फॉर्म में कर देंगे ज़्यादा बेटर है। सपोज A सेंटीमीटर आ गया, ये B सेंटीमीटर आ गया, है ना, और वेक्टर C इज इक्वल टू C सेंटीमीटर हो गया, वेक्टर D इज इक्वल टू D सेंटीमीटर। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। आप स्केलिंग जैसे भी ऊपर आपने किया ना, यहाँ पे वेक्टर ए का, ये स्केलिंग वाला कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ, ये वाला। इस तरह से आप पहले स्केलिंग कर लेंगे, ठीक है। व्हाट द पॉइंट, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो जैसा आपने ट्रायंगल ऑफ के किया है, बिल्कुल वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं। नाउ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन का काम आता है बेटा। पहले क्या करोगे, जो वेक्टर्स हैं जो आपने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कैलकुलेट किए हैं, उसी वे में पहले आप जो पहला वेक्टर उसको आप ड्रॉ करो। सपोज आपने पहला वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, दिस इज योर वेक्टर ए। आपने वेक्टर ए इस तरह से ड्रॉ कर लिया, और वेक्टर ए का जो लेंथ है कितना है, दिस इज वेक्टर ए, और इसका जो लेंथ कितना है बेटा, ये ए सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया, बिकॉज योर स्केल सेज दिस इज ए सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद इसे डायरेक्शन बना लो। उसके बाद दूसरा जो वेक्टर है ना, वहाँ से वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा 2 है, तो थीटा 2 एंगल पे, ए से थीटा 2 एंगल पे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से एक थीटा 2 एंगल की ऐसे लाइन बना लेनी है। सपोज दिस इज एंगल, दिस एंगल इज थीटा 2, तो थीटा 2 एंगल की लाइन बनानी है, और उस पर आपको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर बी को। तो सपोज दिस इज योर वेक्टर बी, और ये आपका हो गया वेक्टर बी, और इसका वेक्टर बी का जो लेंथ कितना है बेटा, इसका जो लेंथ होगा कितना होगा, इसका लेंथ हो जाएगा बी, इसका लेंथ कितना है बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, व्हाट द पॉइंट, टेल मी, गेटिंग एवरीवन। बेटा क्या करना है, इसके बाद मुझे वेक्टर सी को ड्रॉ करना है। वेक्टर सी कितने एंगल पे, थीटा, वेक्टर डी है, सॉरी डी है, कितने एंगल पे, थीटा 3 एंगल पे। तो वेक्टर डी को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मान लो पहले आप थीटा 3 एंगल का एक लाइन बनाओगे। सपोज दिस इज योर एंगल थीटा 3, यहाँ से कुछ इस तरह से मान लो, कुछ भी हो सकता है। सपोज दिस इज एंगल थीटा 3 पे आपने लाइन बना ली। अब यहाँ पे जो डी सेंटीमीटर आपने एक्स का लेंथ है, तो डी सेंटीमीटर का आपने एक बना दिया वेक्टर डी। सपोज दिस इज योर वेक्टर डी, वेक्टर डी है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है डी सेंटीमीटर, डी सेंटीमीटर का आपका वेक्टर डी हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थीटा 4 पे सी बना देना है। तो थीटा 4, सपोज थीटा 4 आपका जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे कुछ सपोज ऐसा है, या फिर थोड़ा 90 ज़्यादा है,
तो लेट मी ड्रॉ इन दैट वे। सपोज आपका θ3 कुछ इस डायरेक्शन में आ गया, हाँ सॉरी θ4, दिस इज एंगल θ4, और θ4 में कौन है, वेक्टर c है, तो वेक्टर c आपका θ4 डायरेक्शन बन गया। सपोज दिस इज वेक्टर c है ना, वेक्टर c है, और इसका जो लेंथ है ये कितना है, c सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, तो θc हो गया। ये देख पॉइंट हो गया तेरा एंड, और ये तेरा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हो गए, ये c हो गया ये। अब क्या करना है, एज यूजुअल आपको इनिशियल फाइनल पॉइंट को आपको मिला देनी है बेटा। इनिशियल फाइनल पॉइंट को आप क्या करना है, इनिशियल फाइनल पॉइंट को आप क्या कर देना है, मिला देना है। तो आप सब चलो मिला दो, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इतना बनाने के बाद आपको दो मेजरमेंट लेनी होती है। पहले कौन सी मेजरमेंट लोगे, पहला आप मेजरमेंट लोगे कि ये लेंथ कितनी है, वेक्टर जो अपने रिजल्टेंट वेक्टर है इसका लेंथ कितना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, हाँ ये लेना पड़ेगा, इसकी लेंथ कितनी है। तो आपका ये आर हो गया, तो सपोज इसका जो आपका लेंथ आ गया आर आ गया, और जो एंगल आ गया अल्फा आ गया। ये दो मेजरमेंट आपने ले लिया। बस आप ये आर का यूज़ करके, आप स्केल का यूज़ करके, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया, आर सेंटीमीटर मतलब कुछ न्यूटन जो भी आएगा आपका समथिंग न्यूटन हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन की बात करोगे तो थीटा कितना हो गया, अल्फा, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। गॉट इट, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, दिस विल योर आंसर। तो जैसे ट्रायंगल है बिल्कुल उसी तरह आपको पॉलीगॉन लॉ भी लगाना है, बट पॉलीगॉन लॉ में आपके पास एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे, तो आपको वो जो प्रोसेस है, जो ट्रायंगल हम अपने दो लाइन के लिए किया था, इसमें और सारे आ सकते हैं। और उसके लिए पहले आप एंगल बिटवीन द वेक्टर चाहिए होता है, इसलिए पहले आप उसको है ना एक्सिस पे ड्रॉ करने के बाद ही एंगल कैलकुलेट करो, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट एवरीवन, चीज़ें क्लियर हैं? यस सर। तो ये क्वेश्चन, इस कंसेप्ट समझ में आ गया, इस पे क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि नहीं, आप लोग कर लोगे? इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत है आपको, एनीवन? टेल मी बेटा। आगे मूव करेंगे, इस पे क्वेश्चन कर लें एक दो। आई डोंट थिंक इस पे आपको क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी बेटा, क्योंकि आप बेसिक आपका ट्रायंगल लॉ वाला ही कंसेप्ट है, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार आप लोग, रिस्पॉन्ड मी। या ओके गुड, आ जाओ। अब नेक्स्ट आप करेंगे बेटा हम जो आपका है दैट इज योर पैरेललोग्राम। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हम करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको देखते हैं। देखो सपोज आपका कोई वेक्टर है ए, ये भी आपका पैरेललोग्राम जनरली आपको दो वेक्टर के लिए ही यूज होता है ना, इट आल्सो यूज्ड फॉर ओनली टू वेक्टर। ये टू वेक्टर्स के लिए यूज होता है, बट रेजोल्यूशन कंसेप्ट यूज करके आप इसको है ना मोर देन टू वेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकते हो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है? तो अभी आपके दो वेक्टर के लिए हम देखेंगे। देखो सपोज आपके पास कोई वेक्टर है ए, और वेक्टर ए आपका कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, दिस इज योर वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। वेक्टर बी आपका सपोज ऐसे है, और इनके बीच का जो एंगल है, सपोज इनके बीच का एंगल है थीटा, और वेक्टर ए और बी को आपको ऐड करना है ना, वेक्टर बी आपका है। अब आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि जो आपका सिंबल है वह, जैसे मैं सिंबल अगर लिखूँ ए, तो ए क्या होगा, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली वेक्टर जो आपका बी होगा वो बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को, है ना, ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका क्या है, थीटा है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अगर मैं इसमें ट्रायंगल अप्लाई करूँ, अगर ट्रायंगल का कंसेप्ट इसको करने की कोशिश करें,
तो हम क्या करेंगे, पहले ए लेंथ की, है ना, ए से अगर मान लो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का एज्यूम कर लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो भी आपका यूनिट है उस हिसाब से करोगे तो पहले आपको ए लेंथ की आपको क्या बनानी पड़ेगी, ए लेंथ की बनानी पड़ेगी कोई एक वेक्टर ए जिसका लेंथ कितना होगा बेटा ए। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए, यहाँ से ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए आपको वेक्टर बी प्लॉट करनी होगी। दिस एंगल इज थीटा, तो आपने इस पे बना दिया वेक्टर बी। सपोज दिस इज वेक्टर बी का लेंथ ऐसे है, ये आपका वेक्टर बी है। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आपका वेक्टर बेटा देख आर रिजल्टेंट वेक्टर यहीं आएगा एज पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आर आएगा। सपोज इसका जो लेंथ आ रहा है, लेंथ इसका आर आ रहा है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आर क्या होगा यहाँ पे, आर तो होगा अगर आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आपका रिजल्टेंट होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर होगा, वेयर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है आफ्टर एडिशन कितना है आर, और आर का मैग्नीट्यूड कितना है आर है, सिर्फ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आर है ना। और जो ये अल्फा है, अल्फा आपका फाइनल आंसर का जो रिजल्टेंट आर का एंगल है किसके साथ, ए के साथ, वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा है। अब आपको क्या करना है, देख अब हमें फाइनली जो हमारा पर्पस है अल्फा हमें कैलकुलेट करना है और हमें आर कैलकुलेट करनी है। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए और आर कैलकुलेट करने के लिए हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम ग्राफिकल कंसेप्ट का यूज करके एक रिजल्ट ले आएंगे। है तो ग्राफिकल मेथड, बट इसको एज ए मैथमेटिकल वे में यूज करेंगे, ठीक है। इसका एक फार्मूला डिराइव करेंगे और फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो हम इसमें ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। हमें देख क्या दिया हुआ बेटा, हम सिंपल समझेंगे। हमारे पास इनपुट कौन है, हमें पता है नोन कौन है, हमें ए पता है, बी पता है, थीटा पता है, और हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। आर हमें कैलकुलेट करना है, तो जनरल आप कॉमन सेंस लगा के आर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है जरा उसको पहले हम समझेंगे। हम पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड। जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं डाउनवर्ड, मान लेते हैं ये एंगल कितना हो गया थीटा, है ना। अब एंगल थीटा हो गया तो हम क्या कर रहे हैं कि एक हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं। सपोज दिस इज पी क्यू आर एस यहाँ पे है बेटा, है ना, तो इसलिए हम कुछ दूसरा नाम दे रहे हैं। सपोज ये हो गया यू, ये हो गया वी, ये हो गया डब्लू, ये हो गया एक्स। मान लो कुछ इस तरह से नाम दे दिया, यू वी डब्ल्यू एक्स, इस तरह से हमने कुछ नाम दे दिया। अब हम नाम देने के बाद हमें क्या करना है, देख हमें आर कैलकुलेट करना है। तो आर कैलकुलेट करने के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ट्रायंगल यू वी एक्स। यू वी एक्स कौन सा ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। यू वी एक्स इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से कह सकता हूँ कि यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। गॉट इट? कैन वी राइट लाइक दिस? रिस्पॉन्ड करते चलो सब लोग। कैन आई राइट लाइक दिस? गॉट द पॉइंट? टेल मी। अभी यू वी क्या है बेटा, देखिए यू वी तेरा आर है ना, जो तुझे निकालना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स क्या है, देखिए यू एक्स तेरा है बेटा, यहाँ से यहाँ का लेना तो ए है, बट डब्ल्यू एक्स नहीं पता है, तो इसको लिख सकता है ए प्लस डब्ल्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। मतलब तुझे क्या करना होगा कि डब्ल्यू एक्स और वी एक्स निकालना है। अगर डब्ल्यू एक्स वी एक्स तो कैलकुलेट कर लिया बेटा, तो इन जनरल तो आर का आंसर दे देगा। तो सपोज इसको मान लो तो इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ले, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ले। अपना टारगेट है डब्ल्यू एक्स और वी एक्स कैलकुलेट करने का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं कि ये एंगल अगर थीटा, हमें बी नोन है ना, बी नोन है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर हम साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल वी डब्ल्यू एक्स, ट्रायंगल वी डब्ल्यू एक्स में हम साइन थीटा अप्लाई कर रहे हैं। ट्रायंगल वी डब्ल्यू एक्स में हम साइन थीटा अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, वी एक्स परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया वी और डब्ल्यू। तो अब देख वी एक्स अपॉन डब्ल्यू, वी डब्ल्यू क्या है, वी डब्ल्यू जो हाइपोटेन्यूज है। तो इस अगर ट्रायंगल को देखो तो हाइपोटेन्यूज अब क्या है, ये हाइपोटेन्यूज डब्ल्यू वी, और डब्ल्यू वी का लेंथ कितना है बी, तो अपने बी यहाँ पे रख दिया। इम्प्लाइज आप कह सकते हो कि वी एक्स की जो वैल्यू होगी बी, देख बेटा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। गॉट द पॉइंट एवरीवन? ये बात समझ में आ गई आपको? डब्ल्यू एक्स इक्वल टू बी साइन थीटा, इज दैट क्लियर? यस सर। अब देख इसी ट्रायंगल में अगर तू कॉस थीटा अप्लाई कर
तो कॉस थीटा अप्लाई करके लिख देगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है डब्ल्यू एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया डब्ल्यू वी, और डब्ल्यू वी कितना है बी, तो डब्ल्यू एक्स अपॉन बी हो गया। तो इम्प्लाइज यहाँ से डब्ल्यू एक्स कितना जाएगा बी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू एक्स बी कॉस थीटा हो गया, 1 सेकेंड, डब्ल्यू एक्स बी कॉस थीटा हो गया और बी एक्स कितना हो गया बी साइन थीटा। यहाँ पे पुट करो चलो। तो आर स्क्वायर इक्वल कितना हो गया ए प्लस डब्ल्यू एक्स विच इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा प्लस वी एक्स विच इज बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 सेकेंड यहाँ पे बी स्क्वायर है, ओके। इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 सेकेंड इसको ओपन करते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, देखो इस टर्म को देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें से बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये दोनों मिला के क्या है बी स्क्वायर ही हैं, गॉट इट। ये दोनों मिल के क्या है बी स्क्वायर ही हैं। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इन दोनों की जगह मैं बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस ये कितना बचा 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब ऐसे आर कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये आपका आ गया आर की वैल्यू। दैट इज रिजल्टेंट जो आ गया, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो आर लेंथ है, आर की लेंथ कितनी आ गई ये आ गई। अब देख बेटा स्केलिंग के हिसाब से देख, तो अगर तू जितना न्यूटन उतना सेंटीमीटर बनाएगा तो अपने आप जो लेंथ आएगा वो अपने आप नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे तू 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया, तो जितना तेरा लेंथ आएगा एक तरह से वही तरह न्यूटन का फोर्स आ गया ना। तो एक तरह से तू कह सकता है कि जो आर आएगा यही तरह रिजल्टेंट नेट न्यूटन में ही आ जाएगा, गॉट इट। अब ये तो हो गई बेटा मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन तो चाहिए हमें। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन हम क्या फॉलो करेंगे, इसी ट्रायंगल में यू वी एक्स में ही बात करेंगे tan थीटा की। तो अगर यहाँ से tan थीटा लिखो तो tan थीटा tan अल्फा है ना, देखो यू वी एक्स में एंगल कितना tan अल्फा, तो tan अल्फा निकालो तो कितना हो जाएगा वी एक्स अपॉन है ना यू एक्स अपॉन यू एक्स। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देख ये वैल्यू बीटा वी एक्स कितना है जरा देख, वी एक्स कितना है बी साइन थीटा, मतलब जो ये लेंथ है दिस लेंथ इज वी साइन थीटा और दिस लेंथ इज वी कॉस थीटा, ये वाली लेंथ वी कॉस थीटा है। कितना हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इम्प्लाइज आपको पता है अगर tan अल्फा इक्वल इतना है तो अल्फा इक्वल कितना हो गया tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर है ना एंगल अल्फा, और जो एंगल आया है ना अल्फा, इसको अगर ध्यान दें आप, ये विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ए है, ध्यान लिख लेना, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ये बहुत जरूरी है ना। जो ये पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, कि मैक्सिमम बच्चे इसको मिस करते हैं। तो ये जो एंगल बनता है अल्फा जो आता है आपका, ये ए के रिस्पेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन एंड दिस इज योर डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, अब इसी फार्मूले को आप यूज करेंगे। अगर दो वेक्टर उनके बीच में एंगल थीटा है, रिजल्टेंट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन हो गया tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। व्हाट इट, कोई डाउट है पूछो, एनीवन, कैन यू हियर मी बेटा। अब हम बात करेंगे इस मेथड को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों बोलते हैं। देखना जो सिचुएशन है बेटा, अगर मैं इसमें b का जो इसके पहले वाला डायग्राम था, b आपका जो वेक्टर मैंने इसको शिफ्ट किया है ना, इनिशियली आपका जो b वेक्टर था यहाँ पे ही था, इनिशियली b वेक्टर वाज हियर, एंड अगर आप इसको देखो बनाओ तो आपका क्या फॉर्म होता है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ये पैरेललोग्राम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये इसके नेम, इसका नेम जो पैरेललोग्राम, इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। इसका इनिशियल सिचुएशन आप इससे ड्रॉ करोगे तो आपको पैरेललोग्राम दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आपको इसको कैसे याद रखना है बेटा, तो उसको सिंपल आप ये फार्मूला, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी के साथ क्या लगा देना है, कॉस थीटा लगा देना है, दैट्स इट, है ना। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये आपको अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर इस सिचुएशन के साथ अगर आपको ये डायग्राम याद रहे ना, ये डायग्राम, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस फार्मूले को हमेशा आप डायग्राम ड्रॉ करने के बाद याद रखना, ऐसे याद करना कि जो tan अल्फा वाला सिचुएशन है इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अल्फा को याद रखने के लिए आपको एक tan अल्फा वाला डायग्राम क्लियर रहना चाहिए। तो tan अल्फा बोलोगे तो बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा, आपको इस तरीके से अगर याद रहेगा तो कभी भूलेगा नहीं। और एग्जाम में क्वेश्चन अगर थोड़ा सा है ना चेंज भी करता है ना, कॉम्प्लेक्स भी करता है, तो आसानी से आप आंसर कर पाओगे। आ जाओ आगे बात करते हैं। इसमें डिफरेंट जो केसेस है, सपोज इसमें मैं केस 1 की बात करता हूं, या फिर जो आपकी आर की वैल्यू है जरा उसको देख बेटा पहले, है ना, नोट पॉइंट करके इसको देख लेते हैं हम लोग, नोट पॉइंट करके देखते हैं। देख, जो आर की वैल्यू आपकी कितनी है, आर इज इक्वल टू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर इसको हम ध्यान समझें, आर को देखें तो आर की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, अगर ए और वैल्यू की वैल्यू फिक्स है, थीटा की वैल्यू वेरिएबल है, तो आर को मैक्सिमम होने के लिए, है ना, थीटा को आपको मैक्सिमम होना पड़ेगा। आर मैक्सिमम के लिए सॉरी कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। थीटा को मैक्सिमम होने के लिए इस पूरे टर्म को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि ए बी तो कांस्टेंट हो गया ना फोर्स के, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी, मैक्सिमम। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। इसका मतलब अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। दैट इज आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और इस थीटा कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0। तो कॉस 0 कितना हो गया, कॉस 0 आपका हो गया बेटा 1, है ना। तो कितनी आंसर आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका कितना आ गया बेटा, ए प्लस बी आ गया। तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, ए प्लस बी होती है। ध्यान रखना, आर की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी। सिमिलरली अगर आर की मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, अगर आर की मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो सेम टाइम पे आपको कॉस थीटा जो होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर कॉस थीटा मिनिमम, इसका मतलब थीटा कितना है बेटा, 180 डिग्री है। 180 डिग्री, या इसको हम पाई भी बोलते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री होगी तो उस केस में कॉस थीटा मिनिमम होता है, कितना होता है, -1 होता है। और जब 0 होता है, 0 की बात करते हैं, इसमें कॉस थीटा कितना होता है बेटा, +1 होता है। ठीक है, +1 होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, -1 होगा। कब, जब थीटा आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस केस में अगर आर की वैल्यू कैलकुलेट करो तो कितनी आ जाएगी बताना जरा। आर की जो मिनिमम वैल्यू होगी कब होगी, जब थीटा कितना होगा बेटा, पाई होगा। कितना हो जाएगा बताना जरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई। कॉस 180 या कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 होती है ना। -1 हो गई तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे बताना जरा। इसको अगर देखोगे तो आप, है ना, अंडर रूट में, मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज लिख रहा हूँ, देखो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसका मतलब इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस ए माइनस बी। इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं प्लस लेता हूँ तो ये आता है आपका a माइनस बी। अगर मैं माइनस को कंसिडर करता हूँ तो ये आता है b माइनस ए, है ना। अगर आप प्लस को कंसिडर करो तो a माइनस बी आएगा, और माइनस को लो तो b माइनस ए आएगा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है बेटा कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी हम उसी को कंसिडर करेंगे। चाहे हो सकता है a इज ग्रेटर देन b, अगर a आपका b से ज़्यादा है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर b इज ग्रेटर देन a तो उस केस में हम इसको कंसिडर करेंगे। जो भी हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। तो a माइनस बी या b माइनस ए, ये डिपेंड करता है कि a ज़्यादा है b ज़्यादा है। अगर a इज ग्रेटर देन b तो a माइनस बी कंसिडर करेंगे, और अगर b ज़्यादा है a से तो b माइनस ए कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिखोगे r की जो मिनिमम वैल्यू है वो a और b की डिफरेंस है ना। a सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस। तो a और b के बीच का क्या है बेटा, डिफरेंस होगा। मतलब a और b में जो ज़्यादा होगा, है ना, उसमें से कम वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो r की मैक्सिमम वैल्यू, r की मिनिमम वैल्यू।
ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? थीटा पर, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना, 180 डिग्री पे। अब आगे बात करते हैं। इन जनरल अगर आप देखो तो इन जनरल आप कोई भी क्वांटिटी लो, इनइक्वालिटी के फॉर्म में अगर देखोगे तो कोई भी जो वैल्यू होती है अपनी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में लाई करती है। इसका मतलब मैं बोलूँ कि जो आर की जनरल वैल्यू होगी, आर मिनिमम से या तो इक्वल होगी या तो बड़ा होगी, और आर मैक्सिमम से छोटी होगी या तो इक्वल होगा, इसी फॉर्म में लाई करेगा, है ना। आर की जो वैल्यू आर मिनिमम से इक्वल है बड़ा होगी, और आर मैक्सिमम से इक्वल है छोटा होगा। और आर मिनिमम वैल्यू कितनी है? ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी से आर की वैल्यू बड़ी होगी, और ए प्लस बी से आर की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। यहीं इसी के बीच में आर की वैल्यू लाई करेगी। सो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जे की मैं बात कर रहा हूँ, नीट में पूछे जा सकते हैं। सो आज आप आगे बात करते हैं। देखो इस पे बेस्ट एग्जाम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्टेंट, ऐसे लिखो, इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ, if R is the resultant of two vector A and vector B whose magnitude are A and B respectively. No, not A and B. Let's take some value. Suppose 10 Newton and 3 Newton respectively. Calculate. Kindly mute everyone. Yeah, right. A, B and D. है ना बेटा? देख कैसे, जो तेरा आर होगा, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ? आर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी मतलब 10 प्लस 3 दैट इज कितना आ गया बेटा? 30 न्यूटन। आर की जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए डिफरेंस बी मतलब 10 माइनस 3 कितना? 7 न्यूटन, है ना। तो अब ये जो आपको पता है कि जो आर की वैल्यू आर मिनिमम आर मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी, मतलब या तो 7 से बड़ा होगा या इक्वल होगी, या फिर 13 से छोटा इक्वल होगी। तो इस रेंज में देखो जो भी वैल्यू होगा आंसर होगा। तो 10 इसी रेंज में आंसर है, 7 इक्वल है, ठीक है आंसर है, 3 इसके रेंज से बाहर है, मिनिमम वैल्यू इसकी 7 है बेटा, है ना। तो मिनिमम से कम ये नहीं हो सकती, 12 इसके रेंज में तो आंसर है। ए, बी और डी आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। व्हाट इट? इसमें कोई दिक्कत है पूछो, एनीवन, एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी। Anyone? No, sir. Should we move now? Okay. चलो एक क्वेश्चंस करो तो। Calculate the resultant of two force of equal magnitude F acting at an angle of 120 डिग्री। 120 डिग्री पे दो फोर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनका रिजल्टेंट बताना है आपको। चलो जल्दी करो, कितना आएगा आंसर? टेल मी। ओके बेटा, कितना आ रहा आंसर?
बोलो। सिचुएशन आपके पास देखिए, जरा डायग्राम इसका प्लॉट करते हैं बेटा। तो एक वेक्टर आपका इधर है एफ, दूसरा वेक्टर है 120 डिग्री पे, मतलब कहीं इधर है, ये भी एफ है। इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है ना। तो यहाँ से आपका एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू, है ना, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ff। 2ab कौन है, दोनों फोर्स एफ ही हैं, है ना। तो 2ab मतलब 2f इंटू एफ कॉस ऑफ 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 120 कितनी होती है, -1/2। ये आपको याद करने में दिक्कत तो नहीं होता है सब, आपको 180 डिग्री तक याद होना चाहिए, ठीक है। याद करने में दिक्कत तो नहीं होती। नो सर। चलो मैं भी आपको ट्रिक बता दूंगा, उससे आप जल्दी कर लोगे, कभी कन्फ्यूजन होगा तो कभी, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, देख ये एफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, देख -1/2 हो गया ना, तो ये माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू माइनस cos 120 -1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद एक एफ स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, कितना गया, एफ नेट इज इक्वल टू √f स्क्वायर एंड विच विल इक्वल टू एफ। तो अभी इसको आप एज ए कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, इसको एज ए कंसेप्ट भी याद रखना है। अगर दो वेक्टर हों, उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विल बी सेम, जो आपका दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है एफ। तो इसको एज ए कंसेप्ट आप याद रख लो, इसको इस तरीके से याद कर लो नोट करके, है ना। अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, अगर ये वेक्टर आपका एफ है और ए बी वेक्टर आपका एफ है, और इनके बीच में एंगल जो कितना है 120 डिग्री है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट भी आपका जो आएगा रिजल्टेंट भी आपका एफ ही आता है। इस वे में आप याद रख लेना, ठीक है। ऑब्वियसली बात, रिजल्टेंट इधर से 60 इधर से 60, दोनों साइड से 60 एंगल बनाएगा, तो रिजल्टेंट भी उतना उसी मैग्नीट्यूड का आता है। गॉट द पॉइंट। ध्यान रखना, रिजल्टेंट सेम नहीं होता, उसका एंगल अलग होगा, है ना, बट उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा जो इन सब का इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड था। अभी क्लियर है। अब देखो, अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जो तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू याद रखनी है बेटा, है ना। 90 तक तो याद रहती है मोस्टली, 90 के आगे कैसे याद रखनी है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखो समझना, जैसे मान लो इधर आपका एंगल जैसे शुरू करते हो, 1 सेकेंड होल्ड ऑन एवरीवन। ओके, तो जैसे आप रखते हो यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, है ना। थीटा कितना होता है बताओ, थीटा जनरली आप एंगल सिंपल लिख लेते हैं, है ना। एंगल आपका कैसे होता है, पहला 0 होता है, एक सेकंड नीचे मैं इसको बता देता हूँ आपको, उसको भी नोट करके आप लिख लो तो याद ही रहेगा आपको। आ जाओ, देखो आप कैसे याद रखोगे, ट्रिक देखो। थीटा आपका 0 डिग्री होता है पहला, उसके बाद 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री होता है, देन 60 डिग्री होता है, देन 90 डिग्री होता है। 90 के बाद अगेन 120 डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है ना। फिर कितना आता है बेटा, 150 डिग्री आता है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। इतने होते हैं। इसमें जो मिडिल है, मिडिल एंगल है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका मिडिल एंगल होता है, ठीक है। इन दोनों को देखो, 4 इधर है और 4 इधर है, तो 90 आपका इनके बीच में आता है थीटा, है ना। अब देखो, अगर आप साइन की बात करते हो, जरा समझना, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और टैन थीटा। जनरली आप इनकी वैल्यू आपको याद रखनी होती है ना। तो साइन थीटा की चलो वैल्यू लिखो बेटा। साइन थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और 1 हो गया। इतनी वैल्यू तो आपको याद रहती है। इसके बाद की वैल्यू याद करना थोड़ा टफ होता है ना। ये जस्ट आप उल्टा फॉलो कर लो, ठीक है। जैसे 1 हो गया ना, 1 के बाद इधर कितना है, √3/2, तो इधर भी √3/2 हो गया। 1 के सेकंड में कितना है, 1/√2, तो इधर भी 1/√2 हो गया। इधर कितना है 1/2, तो इधर भी 1/2 हो गया। इधर कितना हो गया 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया।
सेम वही पैटर्न फॉलो करते हैं। एक तरह से रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसको मिरर की तरह मान के रिफ्लेक्ट, वैल्यू सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। कॉस में भी जैसे आपका 1 हो गया, √3/2 हो गया, है ना, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया और 0 हो गया। तो कॉस में भी सेम रिफ्लेक्ट होता है, बट ये जो एंगल्स हैं ना, ये आपकी एंगल्स आती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपकी वैल्यू आती है उसमें बस साइन पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बकिया टैन हो या फिर कॉस हो, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव होते हैं। तो रिफ्लेक्शन तो सेम वैल्यू होगी, बट टैन और कॉस के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1 हो जाएगा। सिमिलरली टैन का 0, 1/√3, है ना, 1 हो गया, √3 हो गया और इन्फाइनाइट हो गया। इधर -√3, -1, -1/√3 और 0 हो गया। तो आपको क्या याद रखना है? आपको जब भी कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपली ये कर सकते हो, है ना, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसी तरह से आप याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और इसमें आपको 1-2 बार कर लोगे तो अपने आप माइंड में सब फिट हो जाता है। जैसे आप अगर आइडेंटिटी टाइप के फार्मूला अप्लाई करते हो, sin 90 + थीटा cos 90 - थीटा, उसमें थोड़ा आपको हिचक आता है, कन्फ्यूजन, गलत है कि सही है, गलत है कि सही है। बट इस तरह से अगर आपके दिमाग में फिट हो गया ना, तो आपसे कुछ भी वैल्यू पूछे, आप बोलोगे इसे 150 से 3 है तो इधर कितना हो जाएगा? 30 का जो होगा वही 150 का होगा, बस नेगेटिव होगा। का से नेगेटिव होगा, 10 नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आपको याद करना ज़्यादा आसान होगा। आई थिंक आपको ये थोड़ा ईजी लगा हो बेटा। व्हाट इट? ठीक है, गेटिंग एवरीवन? यस सर। थोड़ा इजी है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें थोड़ा आपकी मैथ, ये जनरली मैं बताता हूँ बायो वालों के लिए बेटा, जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, कि उनका मैथ काफ़ी वीक होता है। मैथ वालों में कोई दिक्कत नहीं, उनसे कुछ भी पूछो बता देंगे। बट बायो वालों के लिए थोड़ा मैथ वीक होती है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है याद करने में। सो यू कैन यूज़ दिस कंसेप्ट। या इसका कोई ऐसा नहीं है कि ट्रिक है ये। अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जो आपकी साइन कर्व फॉलो करती है बेटा, साइन कर्व ऐसे फॉलो करती है ना। तो 90 तक जैसे इंक्रीमेंट हुई, जैसे डिक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कितना है? ये एंगल कितना है? 60 हो गया, ये 90 होगा, ये 120 होगा। तो जो इधर के एंगल है उसी है इसी का एंगल। तो जितना 60 का होगा वहीं किसका होगा? वहीं 120 का होगा। सेम जितना 30 का होगा 45 का होगा, वहीं 135 का होगा। जितना 30 का होगा वहीं किसका होगा? उतना 150 का होगा। सेम जितना 0 का होगा उतना 180 होगा। तो ये प्रॉपर साइन कर्व के हिसाब से मैं बताया, इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, ठीक है? ये साइंटिफिक प्रूफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इट? मैथ के होंगे जो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट द पॉइंट? यस सर। या आ जाओ आगे चलते हैं बेटा। देख, तो इस वे में आपके पास जो ये कंसेप्ट हुआ बेटा तैयार हो गया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर अपना पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जो लास्ट पार्ट है, वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई करना है। बट बिफोर द मल्टीप्लिकेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अ स्मॉल कंसेप्ट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टुडे, है ना। मैं सोचा उसको बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी आज की क्लास कुछ पेंडिंग है, कुछ बची हुई है, तो उसमें रिजोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, ताकि कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से, है ना, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात हम करेंगे बेटा। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। देखो, अगर सपोज आपके पास कोई वेक्टर है, दिस इज एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, एंड आपके पास कोई वेक्टर है, सिंपली दिस इज योर वेक्टर ए, और ये एंगल कितना बना रहा है बेटा? थीटा बना रहा है। सपोज ऐसा कोई वेक्टर है जो एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। अब इसी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ, एक आपको वेक्टर ये हो गया और ये वेक्टर ऐसे। अगर मैं इस दो वेक्टर में से रिजॉल्व करूँ, जरा समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? एक ऐसे, एक ऐसे। अगर इसका लेंथ ए है तो आप समझ लो, अगर एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका लेंथ ए हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर ट्रायंगल आ यूज करें, अगर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करें, तो हम ये कह सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूं, मैं बोलूंगा ए कॉस थीटा वेक्टर प्लस ए साइन थीटा वेक्टर, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू वेक्टर ए। कैन आई राइट लाइक दिस? ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके मैं लिख सकता हूँ बेटा, बोलो। यस सर। जैसे आपने ट्रायंगल में क्या करते थे, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आपका रिजल्टेंट वेक्टर सी होता था ना, इस तरह से ट्रायंगल में यूज करते थे ना। अभी जस्ट हमने ट्रायंगल पढ़ा ना।
आपका कौन सा ऐसे यहाँ पे एडिशन क्या होता है, हेड टू टेल एडिशन होता है ट्रिएंगल में, हेड और टेल, हेड टेल चलता है। जैसे पॉलीगन में भी एक के हेड पे दूसरे को टेल का ऐड कर रहे थे ना, हेड टू टेल एडिशन चल रहा था। तो सिमिलरली अगर देखो ए कॉस थीटा जो वेक्टर है और ये साइन थीटा वेक्टर है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा ए वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, गेटिंग बाई ट्रिएंगल लॉ, दिस इज बाई ट्रिएंगल लॉ, गॉट द पॉइंट। नाउ अब आपका जो वेक्टर है, अगर मैं ए कॉस थीटा वेक्टर को लिखूं तो अगर इसमें आईजे के फॉर्म में इसको मैं लिखूं तो मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूं, दिस इज ए कॉस थीटा आई कैप है क्योंकि अपना एक्स के लॉन्ग है, और ये क्या है बेटा, दिस इज ए साइन थीटा जे कैप क्योंकि किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, है ना। तो ये इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। अब मैंने क्या किया जरा समझो, मैंने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को दो अलग अलग कंपोनेंट में मैंने ब्रेक कर दिया। इस वेक्टर ए को मैंने दो अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा ए साइन थीटा है इसको मैं पैरेलली शिफ्ट भी कर सकता हूँ। इसी डायग्राम को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर मेरा कोई वेक्टर ये ऐसा था, दिस वाज माय वेक्टर ए और ये एंगल थीटा बना रहा था, तो इसी वेक्टर को मैं इस जो अपना ए साइन थीटा है इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा हमारा ए वाला वेक्टर हो गया, और ये जो हमारा इधर डायरेक्शन है कितना है, ए साइन थीटा है, क्योंकि इस वेक्टर को मैं पैरेलली, है ना, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज अ शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर को आप पैरेलली, है ना, या आपको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अब विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन वी कैन शिफ्ट एनीवेयर। सो मैं क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया ओरिजिन पे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इसका मतलब ये हो गया, जो मेरा ए वेक्टर है ये ए वेक्टर और ये दोनों वेक्टर एक ही हैं, क्योंकि जो ए वेक्टर है वहीं ए कॉस थीटा साइन थीटा भी है, दोनों सेम वेक्टर है। इन जनरल मैं क्या भी बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपका वेक्टर कोई ऐसा है ना, कोई सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए इस तरह से जो यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, इसी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में से ब्रेक कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, दिस बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। या तो ए ऐसे आप रिप्रेजेंट करो या फिर ए को दो पार्ट में ब्रेक करके करो, दोनों एक ही चीज़ है। गॉट द पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखो, कैसे आपको एग्जाम में आपको बहुत खास करके एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में या फ्रिक्शन में बहुत इसको यूज़ करेंगे, या थ्रू आउट मैकेनिक्स बहुत यूज होगा रेजोल्यूशन। तो आप उसको कैसे याद रखोगे बेटा, देख जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है ना उधर आएगा कॉस, तो ये देख ये किसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इधर आएगा कॉस, और उसके अपोजिट वाले में क्या आएगा, साइन आएगा, है ना। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, अब इसका कंसेप्ट क्या है ना कि आप सिर्फ यही ज़रूरी नहीं कि एक्स और वाई हो, कोई भी एक्सिस हो सकती है, बट वो दो एक्सिस परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी फोर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो, है ना। अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सिंपल सी बात है बेटा। अब जैसे मैं बात आपसे करूं, दूसरी पॉइंट एक नोट करके इसको समझते हैं। सपोज आपके पास मैं दो एक्सिस ले रहा हूँ, मैं दो एक्सिस ले रहा हूँ, एक मेरी हो गई एक्स एक्सिस और एक मेरी हो गई ऐसे वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज मेरी पहली एक्सिस हो गई। एक मैं और एक्सिस ले रहा हूँ, सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और देख इसके परपेंडिकुलर है बेटा ना, तो देख मैं जो दोनों एक्सिस बनाऊंगा, थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, ये जो मेरी दोनों एक्सिस हैं ए एक्स और वाई, देख ये भी दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, ये भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ये तो आप ऑब्वियसली आपको परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब अगर कोई मैं फोर्स लिखूं, ऐसा मैं कोई एक फोर्स बना लूँ, सपोज एक मेरा कोई फोर्स है एफ, है ना, ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है और इसके साथ एंगल बीटा बना रहा है, ये फोर्स। देखो इस फोर्स के दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर मैं एक्स वाई में ब्रेक करूं, देख बेटा ये वाई के साथ थीटा बना रहा है, तो इस इधर का जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, जो आपका इसके लॉन्ग अगर कंपोनेंट ब्रेक करो तो लिखोगे एफ कॉस थीटा
और जो एक्स के लॉन्ग ब्रेक करोगे इसके लॉन्ग लिखोगे एफ साइन थीटा, बिकॉज ये दोनों जो पेयर है एक्स वाई ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस फोर्स को इस एक्स और वाई के लॉन्ग आप ब्रेक कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। इन दोनों एक्सिस में जिसके साथ थीटा उसके साथ कास, दूसरे के साथ फाइन। अब अगर आप इन दोनों एक्सिस को देखो जो ग्रीन कलर में है, तो इसमें किसके साथ थीटा बना रहा है, एक्स डैश के साथ थीटा बना रहा है और वाई अपना ब्लैंक खाली है, तो एक्स डैश के साथ थीटा बेटा, तो इसके लॉन्ग कितना हो जाएगा, इसके लॉन्ग अगर आप लिखोगे दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन योर फोर्स विल बी एफ कॉस बीटा, और इधर कितना हो जाएगा एफ साइन बीटा, एफ साइन बीटा। अब देखना जरा ये दोनों एक ही चीज़ है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फोर्स हो गया ना, देखें आप बेटा जो आपका तेरा फोर्स है इन जनरल, तेरा जो फोर्स है एफ, ये जो तेरा फोर्स है एफ, ये एक ही चीज़ है किसके रिस्पेक्ट में, आपने जो इधर ब्रेक किया इधर क्या था एफ साइन थीटा और इधर कितना था एफ कॉस थीटा, और यही सेम चीज़ है जो आपने ऐसे ब्रेक किया इन दोनों एक्सिस के लॉन्ग, इधर आ गया आपके एफ ना कॉस बीटा और इधर कितना आ गया एफ साइन बीटा, ये एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे देखिए आएगा, तीनों का एक ही इफेक्ट आएगा। मतलब ये फोर्स को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ऐसे ब्रेक कर सकते हो, तो किसी भी फोर्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक कर सकते हो, कैसे भी एक्सिस हो, जरूरी नहीं कि आपकी एक्स और वाई एक्सिस ही हो, किधर की भी एक्सिस हो आप उसके लॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो ब्रेकिंग की जा सकती है। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई बेटा? सॉरी बेटा है, इसमें कोई डाउट है पूछो एनीवन, अगर कोई डाउट है बेटा पूछ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रैप अप द क्लास हियर नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आपके वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे एंगल कैलकुलेट करना, तो क्या होता है वेक्टर का, बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके, कोई वेक्टर परपेंडिकुलर उसका कंडीशन क्या होगा, पैरेलल तो क्या कंडीशन होगा, थोड़ी इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? अगर कोई डाउट है पूछो एनीवन, एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी, एनीवन? नो सर। Okay beta, so that's all for this class, see you next class, till then take care everyone.